हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बायोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो में। और कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं आपको पता ही है, लूसेंट से हम डिस्कस कर रहे हैं। और ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी है, जिसमें पहले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन डिस्कस किए थे। सेकेंड वीडियो में हमने लिविंग वगैरह के बारे में लिविंग बींग वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। क्लियर। थोड़ा डिवीजन कैसे है उसके बारे में डिस्कस किया था, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। हाँ, तो इस वीडियो, हाँ, ये टॉपिक डिस्कस कोई सेकेंड चैप्टर है, ये कुछ मेरे बारे में है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाम है वहाँ पे धीरज कुमार नाम से है, क्योंकि अभी नए नए ज्वाइन किया तो आपको करना होगा unacademy.com/जोन NCERT हैशटैग, मतलब इसको क्या बोलते हैं, _5571। क्लियर। और आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो और ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। सिंपल आप मुझे वह मैसेज कर देना। और आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस पे गूगल पे और पेटीएम पे। क्लियर। तो सीधे सीधा चलते हैं हम उस टॉपिक पे। क्लियर। हाँ, स्टडी ऑफ सेल। तो सबसे पहले सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। साइटोलॉजी कोई दिक्कत नहीं है। साइटोलॉजी, ये सिंपल ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेल के स्टडी को क्या बोलते हैं, या जो बंदा सेल की स्टडी करता है या सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी हमें पता होना चाहिए। अब पहले कुछ हम बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं सेल का एक बार ये स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ ना, आपको कुछ समझा नहीं रहा हो इसमें, बस आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, बस थोड़ा डिफरेंस होता है, बस समझ लिया। प्लांट सेल यहाँ पे होगा तो आउटर साइड में, सबसे आउटर साइड में होगा एक सेल वॉल, ध्यान देना, सेल वॉल। सेल वॉल के बाद होता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा और भी अंदर बहुत, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये जो है ना, इस कलर वाले को साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बॉडी होती है, छोटी छोटी अलग अलग टाइप की बॉडी होती है। जैसे हम इस पे देख सकते हैं, न्यूक्लियस, वैसिकल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और साइटोप्लाज्म के बीच में ही एक चीज़ होता है, यानी सेल के सबसे बीच में एक चीज़ होता है, मतलब ज़रूरी नहीं बीच में हो, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी और भी सामान होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बस एक मैं बेसिक स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा था, ताकि मैं इस चीज़ों को समझाऊँ। तो वहाँ पे भी मैं पिक दिखाऊंगा, लेकिन हमें अभी इतना समझ लेना है कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सेल डिस्कस करेंगे, सेल वॉल डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, वैक्यूल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, सब के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन एक एक बॉडी पे आता है। क्लियर। चले आगे। हाँ, सबसे पहले हम बेसिक फैक्ट कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल वर्ड को पहली बार क्वाइन किसने किया? ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने ही क्वाइन किया सेल के पहली बार वर्ड को। यानी वर्ड देखो, 3 नाम आप सुनेंगे यहाँ पे, 3 नाम। पहला नाम क्या है? जिन्होंने सेल वर्ड को क्वाइन किया। उसके बाद एक नाम सुनते हो जिन्होंने सेल थ्योरी दिया। फिर थर्ड नाम हम देखेंगे जिन्होंने प्लाज्म थ्योरी दिया। क्लियर। तीन तीन हमने नाम देखना है। जर्म प्लाज्म थ्योरी। क्लियर। तो 3 नाम देखा हमने। पहला नाम जिन्होंने सेल वर्ड को दिया, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। सेकंड नाम है जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया। भाई 2 इंसान हैं, एक सिल्डेन और सिचवन, बस उनका सरनेम आप याद रखिए। इन्होंने बताया कि सब ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल से बने हैं। या तो एक सेल हो सकता है, यूनिसेलुलर भी उन्होंने कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, और कुछ मल्टी सेलुलर भी बताया। जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कौन यूनिसेलुलर है और कौन मल्टी सेलुलर है। क्लियर है ना? जैसे हमने बताया था कि मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी मल्टी सेलुलर है। क्लियर। तो अब कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि सबसे बिगेस्ट सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच के एग का सेल। क्लियर। सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच ऑफ एग, मतलब एग ऑफ ऑस्ट्रिच।
क्लियर। और कुछ फैक्ट है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, गैलिस गैलिस या गैली सेप्टिकम बोलते हैं, गैली सेप्टिकम हिंदी में बोल सकते हैं, गैली सेप्टिकम सेप्टिकम क्लियर। स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन है। और जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, अगस्त वाइजमैन ने। क्लियर है, 3 नाम हमें याद हो गया, जर्म प्लाज्म थ्योरी, सेल थ्योरी और एक सेल वर्ड जिन्होंने क्वाइन किया था, रॉबर्ट हुक और सिल्वेन एंड सिचवान, सिल्डेन और सिचवान। और जर्म प्लाज्म थ्योरी अगस्त वाइजमैन। क्लियर, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट भी आपको पता है। क्लियर। तो अब सबसे पहला, क्योंकि ये फिगर मैंने यहाँ पे लगाया है, उसके बाद भी बाद वाले पेज में फिगर लगाया ही है। तो सबसे पहले सेल को डिवाइड करते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते यूकैरियोटिक, एक होते प्रोकैरियोटिक। सिंपल, बहुत ध्यान से देखिए, प्रोकैरियोटिक का सिंपल मतलब है थोड़ा पुराना, मतलब थोड़ा प्रिमिटिव। भाई जो पुराना होगा वो ठीक से पनपा नहीं होगा, हम ऐसा समझ सकते हैं। जो पुराना होगा उसमें सारे अंग उगे नहीं होंगे, क्योंकि अंग तभी उगेंगे ना जब थोड़ा ज़्यादा वो इन्वायरमेंट में रहने लगा। तो जो प्रोकैरियोटिक होंगे वो नीचे वाले, उसमें देख रहे हो कि आप पूरा सारा सेल के अंदर का पार्ट धीरे धीरे उगा नहीं है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें उग गया है सारा पार्ट, जैसे उसमें सेल मेम्ब्रेन, ये सब, लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ आ गया, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप का हो गया है। लेकिन ये नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक में और क्या डिफरेंस है, एक तो है ये बहुत स्मॉल साइज है, इसका साइज थोड़ा इससे ज़्यादा है। और एक और चीज़ यहाँ पे बताते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठता है, भाई यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, तो उसके जगह पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता कौन है, कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत रखेगा इन्हें। भाई रखता है न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, उसके जगह पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लगता है, न्यूक्लियोइड। क्लियर। तो अब एक पॉइंट समझिए, ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक में क्या है, न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइन है, क्योंकि भाई वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और इसको क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके जगह पे कौन है, न्यूक्लियोइड है। क्लियर है ना। और न्यूक्लियोइड भी ठीक से आपको वेल डिफाइन नहीं मिलेगा, मतलब पता चल जाता है कि हाँ थोड़ा बहुत जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपको सेल में जो यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि ये थोड़ा पुराना है, ये वेल डिफाइन, धीरे धीरे इसको पता चला किस किस चीज़ की ज़रूरत है, समझ रहे हो ना, वैसे अपने आप को ढालना शुरू किया, इसको कुछ पता ज़्यादा वादा नहीं था। क्लियर। और क्या डिफरेंस है, देखो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन है, और न्यूक्लियर के बागल में चारों तरफ से सराउंडेड है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं। इसमें क्रोमोजोम एक होता है, इसमें मल्टीपल क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे पता होना चाहिए क्रोमोजोम यहाँ पे सिंगल होता है, यार पहले का है, सबसे पुराना एक ही होगा ना, और यहाँ पे एक से ज़्यादा क्रोमोजोम है। और एक और चीज़, यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलेज एब्सेंट होते। भाई देखो, सेल ऑर्गेनेलेज का सिंपल मतलब होता है सेल के अंदर जो भी सामान है ना, सब उसके ऑर्गेनेलेज के कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, या कुछ भी बॉडी हो छोटी छोटी, ये सब जो राइबोसोम ये सब एब्सेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट है। लेकिन यूकैरियोटिक इसमें नीचे वाले में एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। क्लियर, इसमें प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब इसमें प्रेजेंट है। समझ गए ना कि भाई ये पुराना है, ठीक से डेवलप ही नहीं हुआ है, ये नया है, इसमें सब कुछ डेवलप हुआ है, वेल डिफाइन है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा सकता है, बताइए क्रोमोजोम इसमें कितने होते, इसमें कितने होते। क्लियर। सबसे बेसिक वो है कि आपको पता होना चाहिए भाई इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, इसमें होते हैं, नहीं होते हैं, पुराना है, अभी तक स्ट्रक्चर आया ही नहीं, इसमें आ गए हैं। क्लियर। अब देखो, टिपिकल सेल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ये हम आपको दिखा चुके हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे और समझाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगा जब मैं एक एक टर्म को समझाऊंगा। क्लियर, ये पूरे टॉपिक
2 वीडियो में आएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा जितना भी मैं टॉपिक कराने वाला हूँ उसका लास्ट स्लाइड मैं रखने वाला था, बस मैं आगे बता दिया कि इसको रिवीजन के लिए यूज करना है। लेकिन ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं एक एक चीज़ को फिगर के मदद से नहीं समझाऊंगा। क्लियर? ये लास्ट स्लाइड इसलिए क्योंकि एक पेज में मुझे कहीं से मिल गया, तो एक पेज में आपको आराम से लिखा हुआ है कि सब कौन कौन सा काम करते हैं, बस इसको आप पहले समझना होगा एक एक करके। क्लियर? तो सबसे पहला टर्म हम लिखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल नाम से ही पता चलता है कि भाई सेल है, इसके चारों तरफ वाली जो दीवार है उसको हम सेल वॉल बोलते हैं। चारों तरफ जो दीवार होगी वो सेल वॉल होगी, नाम से ही ऐसे। क्लियर? तो सेल वॉल सबसे ध्यान रखना, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। तो अब क्वेश्चन उठता है भाई एनिमल में सेल वॉल नहीं होती तो एनिमल में सेल का आउटर सरफेस कौन सा होता है? तो बता देंगे भाई सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो सेल वॉल के बाद कौन सा लेयर है? तो सेल मेम्ब्रेन। तो हम बता देंगे भाई एनिमल का सबसे आउटर पास्ट है सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट का सबसे आउटर पास्ट कौन है? सेल वॉल। तो ये बस ध्यान रखना है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट है? प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट है। क्लियर? सेल वॉल के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। सेल वॉल नॉन लिविंग और फ्रीली परमिएबल है। फ्रीली परमिएबल का मतलब यहाँ से सेल से यहाँ आराम से आया जा सकता है किसी भी मटेरियल का। क्लियर है? नॉन लिविंग, ध्यान देना, नॉन लिविंग यानी सेल वॉल में जान नहीं है। क्लियर? और क्वेश्चन उठता है कि बताइए भैया सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? तो आप बोल दोगे सेल बना हुआ है सेलुलोज और चिटिन से बना हुआ है। सेल किस चीज़ से बना हुआ है? सेलुलोज और चिटिन। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? तो बताओगे कुछ अलग। क्या बताओगे? पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन यानी सेल वॉल प्लांट का किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज और चिटिन से। लेकिन सेल वॉल अगर बात करें बैक्टीरिया किस चीज़ से बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकैन। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि आपको पता है सेल मेम्ब्रेन प्लांट का आउटर सरफेस कौन है? सेल वॉल है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन किसका आउटर सरफेस है? किसका? भाई एनिमल का। एनिमल का आउटर सरफेस है। लेकिन प्लांट का किसके बाद है? प्लांट का सेल वॉल के बाद जो लेयर आता है ना वो है सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि प्लांट का आउटर कौन सा है? प्लांट का आउटर तो सेल वॉल है। प्लांट का आउटर है सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन क्या आउटर के बाद वाला है कि नहीं? आउटर के बाद वाला है ना, ये जो ब्लू कलर का ये वाला लाइन। तो लेकिन सेल मेम्ब्रेन अगर हम बात करें एनिमल का तो क्या है? एनिमल का तो सबसे आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस मेम्ब्रेन का मतलब समझे दीवार, ऐसे समझ लिए, मतलब एक बहुत बेसिक लैंग्वेज में। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई ध्यान रखना क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बार बार वर्ड यूज होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लांट में क्या होता है? विद इन द सेल वॉल होता है। हमने अभी बताया कि प्लांट में, ध्यान देना, सेल मेम्ब्रेन एनिमल का तो आउटर सरफेस होता है लेकिन प्लांट में विद इन द सेल वॉल होता है। और सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी बचाता है। नाम नॉर्मल बात है कि भाई आप बाहरी दीवार में हो तो आप बाहर के आदमी को सीधे घुसने थोड़ी दोगे। बाहर का कोई इंसान या बाहर का कुछ भी मटेरियल आ रहा है पहले आप चेक करोगे भाई कैसा है तू और कोई वायरस तो नहीं है? वायरस है तो मैं तुम्हें लात मार के भगाऊंगा। क्लियर है ना? तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन बना किस चीज़ से होता है? तो बता दोगे सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड से, फैट से और कार्बोहाइड्रेट से। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है? लिपिड से, लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट से। अब क्वेश्चन होता है कि हाँ एक और चीज़ से बना होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इन सब को मिला के एक नाम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। यानी इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप लगा दोगे। और मॉलिक्यूल के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। क्यों भाई? बाहर से कोई आ गया, आने देंगे? नहीं। बाहर से यहाँ से कोई जाने देंगे? नहीं। बिना पूछताछ किए आने जाना कैंसिल। क्लियर है ना? क्लियर, एक एक टर्म क्लियर है ना? आपके लिए इतना मेहनत करके पीपीटी में बनाया हूँ ताकि बुक में समझाना मुझे भी बहुत टफ लग रहा था क्योंकि बुक में मैं फिगर डाल ही नहीं पा रहा था और बिना फिगर के बायोलॉजी को समझना मतलब इम्पॉसिबल है। क्लियर ना? तो सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर? आगे कोई भाई कोई भी प्रॉब्लम हो ना
मेरा नंबर है आपके पास, सिंपल मैसेज करोगे भैया इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप नेक्स्ट वीडियो बनाइएगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, और एक और चीज़, नेक्स्ट वीडियो बनाएगा तो इस टॉपिक को आप थोड़ा कवर कर दीजिएगा। आप बोलोगे ना ऐसे कि नेक्स्ट वीडियो बनाइएगा तो इस टॉपिक का इस पार्ट में प्रॉब्लम है, थोड़ा कवर कर दीजिएगा। क्लियर। अब दो प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, दो प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। एक है इंडोसाइटोसिस, सिंपल है कि बाहर से कोई सामान आ रहा है तो उसको चेक करना। एक्सोसाइटोसिस, अंदर से कोई सामान बाहर जा रहा है तो सेल मेम्ब्रेन चेक करता है, बस इसका यही काम है। इंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेल टेक्स इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड के कोई सब्सटेंस को लेता है। जैसे ही सेल को पता चलता, सेल मेम्ब्रेन को पता चलता है यार आउटसाइड का सब्सटेंस तो एक क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जिससे हमें मजबूती मिलेगी, तो हम उसको ले लेते हैं। लेकिन जो अंदर का सामान है वो थोड़ा ख़राब है, वेस्ट मटेरियल है, बाहर फेंको, बाहर फेंको, यही काम है। एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस में यही डिफरेंस है। अंदर का बाहर ले लो क्योंकि वो अच्छी चीज़ है, अंदर का बाहर फेंको, बाहर का अंदर ले लो क्योंकि अच्छी चीज़ है, न्यूट्रिएंट है, हमारे सेल को मजबूती देगा। लेकिन अंदर वाले सामान को बाहर फेंको क्योंकि वो वेस्ट है, हमारे को प्रॉब्लम ही पहुंचाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सिंपल एक टर्म है, जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में हम देख सकते हैं, हाँ देखो, से इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो भी पार्ट है ना, जो भी लिक्विड है ना, लिक्विड, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। मतलब इसके लिक्विड, मैं सॉरी न्यूक्लियस तो दूसरा पार्ट होता है, समझ ले, इसके लिक्विड, जो न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड और इसके अंदर के लिक्विड, इन दोनों के लिक्विड मिला के हम बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कौन सा टर्म है, सिंपल है, मैंने बताया ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले सारे लिक्विड प्लस न्यूक्लियस के अंदर वाले सारे लिक्विड, जितने भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी लिक्विड है ना, चाहे लिक्विड न्यूक्लियस में भी हो, सब पार्ट आएंगे प्रोटोप्लाज्म का। ध्यान देना, ये टर्म किसने कॉइन किया था, पुरकेंजी ने 1839 में। बता रहे होल फ्लूइड इनसाइड प्लाज्मा में, प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, मैंने बताया ना कि भाई सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या क्या है, वाटर, आयरन, सॉल्ट और मॉलिक्यूल्स होता है। और सेल लिविंग, मतलब सेल का लिविंग पार्ट होता है, ध्यान रखना, सेल का लिविंग पार्ट होता है। क्लियर। अब प्रोटोप्लाज्म के कुछ कंपोनेंट देख लेते हैं। दो कंपोनेंट मैंने बताया था ना, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। आपको साइटोप्लाज्म में बहुत सारी बॉडी देखते हैं कि एक देखे थे माइटोकॉन्ड्रिया, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइबोसोम और सारे देखे ना, तो यहाँ पे यही बताया, साइटोप्लाज्म इज द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनिशियल कंपोनेंट ऑब्वियसली। अब हाँ, दो टाइप का सेल हमें पता है ना, एक सेल है सिंपल, कौन सा है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक है यूकैरियोटिक सेल। तो सिंपल पहला फिगर चलते हैं, पहला फिगर इस वाले यूकैरियोटिक सेल के सारे लिक्विड की बात करते हैं इसके। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं, तो सिंपल इसके अंदर का सीधा बोल देता है कि एक लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं तो कोई सेपरेट करने वाला चीज़ है ही नहीं, तो हम सीधा बोल देते हैं कि होल लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर, एक ही साथ। जो यूकैरियोटिक को हम बोल देते हैं कि एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। इसको अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग बोलते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग वेल डिफाइन है ही नहीं, तो हम सीधे एक साथ बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर ना, वही बात यहाँ पे डिस्कस करें। एक बार इसको डिलीट करते रहूँ थोड़ा। देखो, द साइटोप्लाज्म इज द इनिशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पता है, which found between सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल न्यूक्लियस। भाई सेल मेम्ब्रेन और सेल न्यूक्लियस के बीच के सारे लिक्विड की इसकी बात करें। अब देखो, इन अ सेल साइटोप्लाज्म play a vital role in maintaining the cell environment, maintains the shape of the cell, also stores substance required by organelles.
क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे कोई ऐसा कोई ऑर्गेनेज है, मतलब ऑर्गेनेज का मतलब, ऑर्गेनेले का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी चीज़, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को भूख लगी है, कुछ ज़रूरत है, कौन काम आएगा, साइटोप्लाज्म आएगा काम। भाई इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस, इसको वो सारा सामान अपने अंदर स्टोर करना पड़ेगा जो इसके अंदर रहने वाले चीज़ों को ज़रूरत है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडीज हो। सिंपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस फिगर की बात करते हैं। अगर यहाँ पे इसको ज़रूरत है, सेंट्रोसोम की ज़रूरत है, तो साइटोप्लाज्म में लिक्विड देगा भाई इसको। ऐसा नहीं बोल सकते अपना देख ले, नहीं भाई, तुम क्यों अपने पास रखे हो इसको। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, लाइसोसोम बोलेगा, जो भी बोलेगा उसको देना पड़ेगा। क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखो दूसरा, न्यूक्लियस इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेकेंड कंपोनेंट, पहला कौन है, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस। ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम भी होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, विच इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ राइबोसोम, यहाँ पे ये इवन न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या है भाई, इसका काम क्या है देख लेते हैं। राइबोसोम आर आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियस। तो आपसे कुछ पूछेगा क्वेश्चन कि राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते या न्यूक्लियस में भी होते, तो बोल देना भाई हाँ दोनों में होते हैं। हाँ, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, मतलब सेल में अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो उसका प्रोडक्शन करो ना भाई, क्या कर रहे हो। अब देखो, प्रोकैरियोटिक contain न्यूक्लियोटाइड्स इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस वेयर एज ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाई जहाँ न्यूक्लियस नहीं है वहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन रखेगा, तो बता दो हाँ वहाँ न्यूक्लियाइड रख लेगा। सिंपल है ना। हाँ, अब साइटोप्लाज्म देखो, हाँ, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और इसके अंदर सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे होंगे, है ना। मतलब ये तो खुद साइटोप्लाज्म है, लिक्विड के अंदर सारे नहीं, ये वाले बॉडी, 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 ये वाले सारे हैं। क्लियर। अब प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, ये तो हमें पता है कि प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी होते हैं और न्यूक्लियस भी होते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म तो अलग ही है। और इसमें क्या होता है, दोनों होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म देखो, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होता है, लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये सेल बहुत सारे ऑर्गेनेलेज रखते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी जैसे सारे रखते हैं। क्लियर। और यहाँ पे ये प्रोटोप्लाज्म एक थिक फ्लूइड होता है जिसमें लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अभी तो मैंने डिस्कस किया था कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लूइड होते हैं इनसाइड प्लाज्मा, जिसमें हम आयरन सॉल्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब बात कर रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे यही बात है, लिपिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक्स, एक और पेज दिखा रहा हूँ, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में वाटर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, क्योंकि वेस्ट भी तो आ रहा है। अगर कोई इसमें से कोई वेस्ट छोड़ रहा है तो वेस्ट भी तो यहीं पे होगा, अगर वो उसको फिर बाहर करने का रास्ता दिखाएंगे। अब प्रोटोप्लाज्म का कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं। 90% जो प्रोटोप्लाज्म बने हैं, प्रोटोप्लाज्म का मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, 90% तो बने हैं इन्हीं चार केमिकल से। कौन कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है आप देख लो, 76%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन भी 10%, नाइट्रोजन सबसे कम है। उसके बाद 80% प्रोटोप्लाज्म तो में वाटर भरा है, क्योंकि ये लिक्विड है ना इसके। और क्वेश्चन पूछेगा कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन ज़्यादा है, तो बता दो भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है, 81%, 19% है ऑर्गेनिक। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हाँ, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब एक और टॉपिक डिस्कस करें जिसका नाम है कौन, क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सर यहाँ ये स्ट्रक्चर थोड़ा आपको देखने में ही नहीं लग रहा है कि एक स्ट्रक्चर थोड़ा सिलिंड्रिकल है, थोड़ा रोल शेप का है, थोड़ा स्पेरिकल नेचर, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर, लेकिन सामने से देखने पे ऐसे लगेगा, ये सामने और पीछे ऐसे नहीं होता है। इसकी मैं बात करूँ ऐसे होगा। और मिलता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। इसमें तो कोई याद करने की ज़रूरत है नहीं, साइटोप्लाज्म के ही अंदर सारे होते हैं। और इसके अंदर जैसे ये के जो बाहर होते हैं, जैसे ये हैं स्ट्रक्चर, ये ऐसे, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, इसके ऊपर से एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। एक लेयर ये हो गया,
और एक लेयर ये होगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, डबल लेयर मेम्ब्रेन हो गया। क्लियर। अब क्या है, इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड होते हैं, ध्यान देना। इनर मेम्ब्रेन की बात करें, इनर मेम्ब्रेन इसकी बात करते हैं। इनर मेम्ब्रेन किसकी बात करें, जैसे एक इस ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है तो उसके ऊपर में एक कवर नहीं है, इस यहाँ पे स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ऐसे करके कवर नहीं है, तो इनर मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन, ध्यान देना, इनर मेम्ब्रेन हैज मेनी फोल्ड, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टी, CRISTAE। और उसके बाद द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस फ्लूइड की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। फ्लूइड को मैट्रिक्स बोलते हैं, और इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड होते हैं, उसको क्रिस्टेई बोलते हैं। और जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं और को एंजाइम भी होते हैं, एंजाइम और को एंजाइम होते हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल, पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्लियर। और एक और चीज़, ये कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में ही तो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, वेल डिफाइंड। तो प्रोकैरियोटिक सेल के इनसाइड में एक यूकैरियोटिक टाइप का है, जैसे मतलब एक बड़ा सेल, उसके अंदर मान लो छोटा सा सेल है, लेकिन इसके अंदर कोई न्यूक्लियस टाइप का नहीं है, तो यानी ये प्रोकैरियोटिक के अंदर एक यूकैरियोटिक टाइप का, इसी की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो इतना ही। हाँ, एक और चीज़, ये क्या करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी उसको में कन्वर्ट, ATP। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं सीधे उस सेल को थोड़ी दे देंगे, नहीं, सेल को पसंद भी नहीं है सीधा खाना। सेल को पसंद है कि मैं, इंसान जो खाना खाता है उसको पहले ATP में कन्वर्ट करो। क्लियर है ना। जैसे सेल को पसंद भी नहीं है सीधा सीधा जो हम खाते हैं, बोलते हैं नहीं भाई मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ ATP में चाहिए खाना। तो ATP को इसीलिए क्या बोला जाता है, मॉलिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी। बस ये ध्यान रखना, इस पेज से यही मतलब है, मॉलिकुलर यूनिट ऑफ करेंसी। क्योंकि ये करेंसी अगर किसी को मिल जाएगा तो सेल में क्या हो सकता है, बहुत सारे फायदे होंगे। सेल में मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, नर्व इम्पल्स, जो जो काम होते हैं ना सेल के काम, जो लिविंग सेल के कुछ, क्योंकि लिविंग सेल को आपको बढ़ाना है, मतलब बहुत फ़ायदे लेने हैं लिविंग सेल के, तो लिविंग सेल को खाना तो चाहिए ना भाई। तो लिविंग सेल को खाना कैसे मिलता है, खाना माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको कन्वर्ट करके देता है, माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाता है, इन द सेंस बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं उसको ATP में कन्वर्ट करता है। ATP यानी एनर्जी, एडिनो सिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की और भी जॉब है, जैसे कैल्शियम को स्टोर करके रखना, और एंड अ रोल इन अ सेल डेथ, सेल डेथ में रोल अपनाना। और एक और चीज़, कुछ DNA को भी ये कंटेन करके रखता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ DNA को भी कंटेन करके कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बस इस टॉपिक में अभी इतना ही करने रहे हैं। अब बचा गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। उसके बाद प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो, ल्यूको, ये सब डिस्कस करें, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, वैक्यूल। उसके बाद न्यूक्लियस डिस्कस करें। तो अभी इसमें आएगी एटलीस्ट 2 वीडियो, कम से कम 2 आएगी ही आएगी, और दोनों आधा आधा घंटे की आएगी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद हम सीधा डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास है, तो पहले वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जिससे एग्ज़ाम में काफ़ी सवाल आते हैं, न्यूट्रिएंट और डिजीज पहले डिस्कस कर लें, हम जल्दी से जल्दी डिस्कस करने की ट्राई करेंगे। और आप लोग बस शेयर करिए और साथ दीजिए हमारा, और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो जितना कर सकते हो मिनिमम कीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम। चलिए, थैंक यू सो